जब मेरी आँख खुली है, मेरे मुँह पे पट्टी बंधी हुई थी। थोड़ा-सा एहसास हुआ कि मेरे हाथ पीछे से बंधे गए थे और मेरे दोनों पाँव भी बंधे गए थे। मैं कहाँ हूँ? वह काल कोठरी सी थी, जहाँ पर मैं बेसुध सी ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। अभी तक मेरे आँखों में नींद का असर था, मेरा सर चकरा रहा था। मैं इस कदर नशे में थी कि मुझे सूझबूझ काम करना छोड़ गई थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। मैं अपने हाथों पैरों में हरकत देने लगी ताकि मैं उन रस्सियों को खुद से आज़ाद कर सकूं, लेकिन मेरे लिए यह मुमकिन नहीं था। एक तो मैं अभी तक नशे की हालत में थी और दूसरी इतनी ताकत नहीं रखती थी कि खुद इन रस्सियों को आज़ाद कर सकूं। मैं शायद भूखी प्यासी थी भी थी, इसीलिए खुद में कमज़ोरी में ऐसी महसूस कर रही थी। इसीलिए कुछ ही देर बाद मैं दोबारा से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद दोबारा से होश आया। मैं एक कमरे के बेड पर मौजूद थी, लेकिन मैं अभी कुछ बेहोशी की हालत में थी। मेरा दिमाग में फिर से सोचने की कोशिश भी की। मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ, लेकिन लाख याद करने पर भी मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे हाथ पैरों में क्यों बंधे गए हैं। इस बार मेरे हाथ रस्सियों से आज़ाद थे। मैंने अपना चक्राता हाथों से थाम लिया मैं, लेकिन मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। मैं इतनी हिम्मत खुद में नहीं रखती थी कि मैं खुद उठकर बैठ सकूं। फिर भी मैं बेड के तकिए से टेक लगाकर बैठ गई। नशे से चूर आंखों में कमरे में जायजा लेने लगी। वह एक छोटा सा कमरा था। एक बेड के अलावा वहाँ कुछ न था। कमरे में लाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी थी। मेरा दिमाग अभी तक यह सोचने के काबिल नहीं था कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ। लेकिन मेरे बिखरे बाल, हुलिया, मेरा दर्द में मेरा एक एक अंग मुझे मेरी बर्बादी की दास्तां सुना रहा था, जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है। मैंने एक नज़र अपने शरीर पर डाली। बहुत ही बेहुदा से कपड़े पहने हुए थे और जालीदार खुले गले की नाइटी, जिसमें से मेरा पूरा शरीर बाहर झांक रहा था। मेरे खुद को देखकर ही शर्म आ रही थी। मैं खुद ऊपर चादर डाल ली। अभी मैं ठीक से कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि जब मेरे कमरे में दरवाज़ा खुला था, मैंने आंखें बंद कर ली। किसी के कदमों की चाप मेरे करीब आकर रुकी थी। किसी ने मेरे चेहरे के बिखरे बाल पीछे किए और फिर एक जानी पहचानी सी आवाज़ मुझे सुनाई दी, क्या हाल है इस लड़की के। दूसरी आवाज़ आई, सर अभी तो बेहोश ही है, 2 दिन से बेहोशी के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। वही जानी पहचानी सी आवाज़ फिर से मेरे कानों में सुनाई दी, ऐसा करो आज से ऐसी कोई डोज मत देना, इसे जब पूरी तरह से होश आ जाए तो इसे कुछ खाने पीने को दे देना। ऐसा ना हो कहीं ये मर जाए, अभी इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। यह शब्द मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देने वाले थे, लेकिन यह आवाज़ मेरे लिए अनजान न थी। लेकिन मैं चाहकर भी आंखें खोल कर देख नहीं सकती थी कि वह आदमी कौन है। लेकिन उसके बाद मेरा कमरा फिर से खाली हो चुका था। मेरे दिमाग में नशे की जैसे जैसे असर ख़त्म होने लगा, मुझे याद आने लगा कि मैं कॉलेज से घर वापस आ रही थी। मेरे कॉलेज और बस स्टॉप में एक गली ही ऐसी आती थी जो सुनसान होती थी, लेकिन वह बस स्टॉप तक जाने का शॉर्टकट था। मैं अक्सर उसी रास्ते से जाने के लिए इस्तेमाल करती थी। फिर मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। मैं कॉलेज से बस स्टॉप जा रही थी, तेज तेज कदम उठाते हुए, जब एक काले रंग की मारुति मेरे पास आकर अचानक से रुकी और मैं बौखला सी गई। लेकिन मैं अभी समझ नहीं पाई थी कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला और काले नकाबपोश ने मेरा बाजू पकड़कर दबोचा और एक सुई मेरे हाथ में चुभाई थी। और उसके बाद मुझे अपना पूरा शरीर बेजान सा होता महसूस होने लगा। मेरा दिमाग अंधेरे में गुम होने लगा था। बस यही याद है, मुझे खींचकर गाड़ी में बिठाया गया था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं तो क्या मेरा मुझे किडनैप कर लिया था और मुझे अगवा किया गया था। मैं सोच में मेरा दिल दहला था, मगर क्यों? मैं तो कोई बड़े बाप की बेटी न थी। मेरा संबंध तो बहुत ही गरीब घर से था। मुझे अगवा करने वालों को क्या मिलेगा? मेरा बाप तो एक मामूली सी कंपनी में कर्मचारी है। मुश्किल से ही
घर का खर्च चलता है। इस सोच से के दिमाग में आते ही मुझे अपने बूढ़े माँ-बाप का चेहरा नज़र आने लगा। 2 दिन से मैं यहाँ हूँ, उफ़! मेरे माँ-बाप तो मेरी गुमशुदगी पर रो-रो कर निढाल हो चुके होंगे। मुझे अपने घर जाना चाहिए। यह कहकर मैंने खुद से कंबल उतारा और नीचे उतर कर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैं बेड से खड़ी हुई, मैं चकरा कर दोबारा बैठकर गिर पड़ी। क्योंकि 2 दिन से मैं भूखी थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने कदमों को उठाकर खड़ी हो सकूं और चल सकूं। मेरे गले में कांटे से चुभ रहे थे। मुझे एकदम से प्यास का एहसास हुआ। उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने एक आदमी हाथ में हाथ खाली खाने पीने की चीज़ें थी कितने के साथ अंदर दाखिल हुआ। जिन कपड़ों में थी उसे आदमी को देखकर मुझे शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं जल्दी से बेड पर रखा चादर अपने ऊपर डाल ली थी, क्योंकि जो कपड़े मैं पहने हुए थी उसमें से आधा शरीर तो दिखाई दे रहा था। मेरी हरकत को देखकर वह 6 फीट का हट्टा कट्टा मर्द अजीब तरह से हंसने लगा और खाने की ट्रे मेरे सामने रख दी। मुझे उस समय उसकी नज़रें और हंसी जहर लग रही थी। वह ट्रे रखकर वापस पलट गया। कहने लगा, पेट भरकर खाना खा लो, मैं दोबारा आऊँगा तो तुम्हारे जख्मों पर दवा लगा दूँगा। यह कहकर वह वापस चला गया। क्या मैं जख्मी थी? मैंने इस इंसान को जाते ही अपने शरीर पर गौर से देखा तो मेरा दिल काँप कर रह गया। मेरे बाजू पर गहरे जख्म थे, जैसे जलती सिगरेट को बड़ी बेदर्दी से मेरे शरीर से बुझाया गया हो। मुझे शायद इस कदर तेज नशा दिया गया था कि मुझे इन जख्मों का एहसास अभी तक महसूस नहीं हो रहा था। मुझे खुद को देखकर रोना आ रहा था। बेबी और जन्नत नत के मारे मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। दिल तड़प उठा था मेरी हालत पर। मैं कहाँ और किन लोगों में फंस गई हूँ? मेरा क्या कसूर? मैं अंदर से उठने वाले सवालों का मेरे पास कोई जवाब ना था। सबसे पहले मैं जग से मुंह लगाया और अपनी प्यास बुझाई। फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे खुद में कुछ ताकत सी महसूस हुई थी, लेकिन यह होश भी मेरे लिए मुझे तकलीफ़ देने के कारण बना था। मेरे साथ बेहोशी में क्या क्या हुआ उसको जानना मेरे लिए मौत के से भी बुरा था। काश मुझे कुछ भी याद नहीं आया होता। काश मेरी याददाश्त चली जाती। काश बेहोशी में ही मेरी जान मेरे शरीर से जुदा हो जाती और मुझे इस भयानक सच्चाई का सामना न करना पड़ता। लेकिन शायद मेरी किस्मत में अभी और भी दर्द सहने बाकी थे। मुझे होश आया और मुझे सब कुछ याद भी आ गया था जब मुझे पता चला कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरा जी चाह रहा था कि मैं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूँ। मेरी माँ बाप तो जीते जी मर चुके होंगे। मेरे चरित्र पर न जाने कैसे कैसे शब्दों से मेरी धज्जियाँ उड़ा रही होंगी, जिन्हें सुनना मेरे माँ बाप के बस की बात न थी। मैं तो उनका मान थी, गुरूर थी, जो किसी के हवस की वजह से मिट्टी हो चुकी थी। मैं जब जब यह सोचती मेरा जी चाहता खुद को ख़त्म कर लूँ। मुझे बहुत घिनौनी सज़ा दी गई थी, लेकिन मेरा अपना कसूर समझ में नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ क्यों लाया गया नहीं जानती थी। अगर अगवा करने का मकसद पैसे थे तो मेरे पास कोई लॉर्ड तो नहीं था, आम सा इंसान था। इसीलिए मैं यह नहीं सोच सकती थी कि पैसों के बदले मुझे अगवा किया गया हो। और दूसरी वजह यह थी, उसका अंदाज़ा मुझे हो चुका था। शायद हवस के मारे मुझे किडनैप किया गया था। आजकल के अमीर बाप के बिगड़े लड़के होंगे जो मुझे सुनसान सड़क पर देखकर उन्होंने मुझे अपनी हवस का निशाना बना लिया होगा। यह सब किया होगा। 2 दिन से वह मुझे नशे के इंजेक्शन देकर मेरे साथ न जाने कितनी बार कुकर्म कर चुके होंगे। मेरे शरीर पर जलती सिगरेट बुझाई गई होंगे, यहाँ तक कि निशान उनके जुल्म की दास्तां सुना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे किसी दुश्मनी का बदला लिया गया हो। अगर उनका मकसद सिर्फ मुझे बर्बाद करना था तो अब तक मुझे सड़क या फुटपाथ पर फेंक चुके होते, फिर मुझे मार कर किसी नदी में फेंक चुके होते, जैसा अक्सर किया जाता है। लेकिन अब तक इस कमरे में कैद थी और जिंदा थी। हर बात से अनजान मैं अपनी इस दर्दनाक सोच पर आंसू बहा रही थी। तभी सामने का दरवाज़ा खुला था। वहीं हट्टा कट्टा आदमी हाथ में दवा लिए मेरे करीब आने लगा और मैं पीछे हट गई। मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, क्यों घबरा रही हो? मैं तो तुम्हारा मसीहा हूँ, तुम्हें दवा लगाने आया हूँ। उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला और
मेरी इंसल्ट करने वाला था। इससे पहले वह मेरे पास आकर मेरे शरीर का हाथ लगाता, मैंने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा, दवा यहाँ रख दो, मैं खुद लगा लूँगी और यहाँ से जाओ। मेरी बात वह कमइनगी से हंसने लगा, कहने लगा, 2 दिन से मैं ही तुम्हारे जख्मों पर दवा लगा रहा हूँ। सर का ऑर्डर है, 2 दिन में इस लड़की के जख्म भर जाने चाहिए। मैंने पूछा, कौन सा सर? उन्होंने मुझे क्यों किडनैप किया है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मेरी बात सुनकर वह गौर से देखने लगा, कहने लगा, यह तो तुम उसी से पूछ लेना, मुझे कुछ भी कहने का ऑर्डर नहीं है। मैंने कहा, जो भी तुम्हारा सर है वह एक नंबर का गिरा हुआ नामर्द इंसान है, जो कमज़ोर औरत को नशे की हालत में बर्बाद करके खुद को मर्द कहता है। उसे कहो वो मेरे सामने आकर मुझसे बात करे, अगर वाकई किसी मर्द की औलाद है तो। मैंने जितने कठोर शब्द इस्तेमाल कर रही थी। मेरी बात सुनकर वह आदमी कुछ चुप सा हो गया, कहने लगा, लड़की, तेरी इसी जुबान का नतीजा है कि जो तू भुगत रही है और मरते दम तक भुगतती रहेगी। इस कमरे में जगह जगह कैमरे लगे हैं और सर की नज़र में तुम्हारी हर हरकत पर है। जो तुम यूं बेहक सर के इतनी गंदी जबान इस्तेमाल कर रही हो, उसकी भरपाई तुमसे ही नहीं की जाएगी, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ होगा उसकी तुम खुद जिम्मेदार होगी। जो कुछ अब तुम्हारे साथ होगा वह होशो हवास में होगा। यह कहकर वह बाहर चला गया। मैं पूरे कमरे का बारीकी से जायजा लेने लगी, लेकिन मुझे कहीं भी कोई कैमरा नज़र नहीं आ रहा था। शायद वह कोई खुफिया कैमरे थे जो छोटे थे और नज़रों से ओझल थे। मैं रात तक अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोचती रही। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था। कितने ही घंटे गुजर चुके थे, शायद आधी रात हो चुकी थी। पर जब मेरे कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला, जो आदमी मेरे सामने खड़ा था उसे देखकर मैं सांस लेना भूल गई थी। यह तो मेरे लिए आज मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन था, क्योंकि आज मैं प्रोविंशियल लेवल पर एक स्पीच का हिस्सा लेने जा वाली थी। मैं उन लोगों में से थी जो दुनिया में अपनी इज्जत और हुनर और अपने शब्दों से बनाते हैं। मैं घर से निकलने से पहले अपने मम्मी पापा का ढेर सारा आशीर्वाद लिए थे। मैं अपने घर की बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटा सिर्फ एक मेरा भाई था, जो कि बहुत छोटा था, सिर्फ 5th क्लास में पढ़ रहा था। मम्मी पापा ने अपने आशीर्वाद के साथ साथ मुझे कॉलेज भेजा था और कहा था, हमारी बेटी जीत कर ही आएगी। और फिर कॉलेज आकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ कर चली गई थी, जहाँ से हमें दूसरे शहर तक का सफ़र तय करना था। मैं अपने पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट से भरी लड़की थी और मुझे पूरा विश्वास था कि यह स्पीच का मुकाबला मैं ही जीतूंगी। कुछ देर बाद हम उस कॉलेज में पहुंच गए जहां यह मुकाबला होना था। वह कॉलेज बहुत बड़ा था और इसी स्पीच के मुकाबले का स्पॉन्सर आने वाले बहुत ही अमीर अमीर आदमी लोग वहाँ मौजूद थे। एक पल के लिए इतने एटीट्यूड से भरे अमीर और मुझे भी ज़्यादा हसीन और स्टूडेंट को देखकर मैं थोड़ा सा घबराई थी, मगर अगले ही पल मुझे मेरे माँ बाप की दी हुई सीख याद आ गई, उनका आशीर्वाद याद आई। तो मैं सब कुछ एक तरफ रख कर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। जब मैंने वहाँ भरी भीड़ के सामने अपनी स्पीच दी तो सब लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए, ख़ास तौर पर मेरा कॉन्फिडेंस और मेरे शब्द। बगैर किसी लड़खड़ाहट के मुझे इनाम का हकदार ठहरा दिया गया। वह मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। इस स्पीच के मुकाबले में स्पॉन्सर करने वाले शहर के सबसे अमीर इंसान थे। उस समय वह तो इस इवेंट न शामिल हो सके, मगर उनका इकलौता बेटा वहीं मौजूद था। स्पीच देते हुए 1-2 बार मेरी नज़र उससे टकराई थी। वह मुझे ही घूर रहा था। मैंने नज़रअंदाज किया और अपनी स्पीच पर ध्यान दिया। जब इनाम देने की बारी आई तो उन्हीं के हाथों से मुझे इनाम दिया जाना था। मैंने एक सरसरी सी नज़र स्टेज की तालियों पर गूंज में आने वाले उस इंसान पर डाली। वो एकदम ही हम उम्र का नौजवान था,
जिसके चेहरे से गुरूर और घमंड झलक रहा था। वह एक रौब से यूँ चलते हुए स्टेज तक आया मानो वह सब पर एहसान कर रहा हो। नज़रें झुकाए खड़ी हुई मैं मुस्कुरा रही थी। मुझे उस इंसान ने ट्रॉफ़ी थमाई। मैंने जैसे ही ट्रॉफ़ी थामी तो उस इंसान ने धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, "इस इवेंट में तुम्हें जो पैसे मिलेंगी उसे कोई ढंग का सूट खरीद लेना।" यह शब्द तो जैसे एक पल को मेरे पूरे शरीर को जोड़कर रख दिया था। मेरा शरीर, मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने एक नज़र अपने कपड़ों पर डाली। वही पुराना सूट सा सड़ा-सा सूट था। मैं बेज़ी बार पहन चुकी थी, मगर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी। ख़ैर, अमीर लोगों की सोच ही ऐसी ऐश-आराम की ज़िंदगी से शुरू होती है और ऐश-आराम पर ही ख़त्म हो जाती है। मैं सर झटका कर शुक्रिया अदा कहते हुए स्टेज से उतरने लगी। वह लड़का जिसका नाम रणवीर था, उसकी आवाज़ मुझे अपनी पीठ के पीछे से सुनाई दी और कह रहा था, "वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पास हर चीज़ का ढेर लगा सकता हूँ। बस एक बार मेरे साथ आगे के शब्द से सुनना।" मैं नहीं चाहती थी। मैं उसे नज़रअंदाज करती हुई स्टेज से उतर गई। उस लड़के की बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि वह कितना थर्ड क्लास टाइप का लड़का है। बार-बार अपने पैसों के रौब झाड़ कर दूसरों को नीचे दिखाना, ना जाने क्या सोच समझने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने बातों ही बातों में मुझसे दोस्ती करने को कहा, मगर मैंने दो टूक शब्दों में मना कर दिया। रणवीर सेठी बहुत ही अच्छा और खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक था, मगर कम तो मैं भी न थी। मगर अपनी खूबसूरती का दिखावा करना मेरी आदत में शामिल नहीं था। उस दिन जब कॉलेज के लिए घर जाने लगी, बस अपनी चल नहीं रही थी, बल्कि लड़कियां बस के अंदर जा रही थी, तो अचानक रणवीर सेठी ने बड़ी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी बस के आगे खड़ा कर दी। मुझे उसका ये अंदाज बहुत बुरा लगा। अभी कुछ लड़कियां का गाड़ी से टकरा कर एक्सीडेंट हो जाता, मगर रणवीर सेठी ने गाड़ी ठीक मेरे सामने आकर रोकी और कहा, अपनी गाड़ी का शीशा नीचा करते हुए मुझसे कहने लगा कि मैडम, एक कप कॉफ़ी हो जाए। उसका ये अंदाज़ देखकर मैं तो एक पल में आग बबूला हो चुकी थी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की। मैंने पूरी नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ी और बस में बैठ गई। मेरा पूरा शरीर गुस्से की वजह से काँप रहा था। दिल था कि सीने को चीर कर बाहर गिरता। कुछ ही देर में मैं घर पहुँची। मेरी मम्मी-पापा मेरी कामयाबी पर बहुत खुश थे। अगले दिन मेरी कामयाबी पर कॉलेज में पार्टी रखी गई थी। मैं कॉलेज गई तो यह देखकर दंग रह गई कि उसके बाहर जो वहीं खड़ी थी रणवीर सेठी की इस दखल अंदाजी से रणवीर वहाँ पर मौजूद था। जिसने मुझे देखा तो फ़ौरन मेरे पास आया और मेरा हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैं एक चुभती सी नज़र रणवीर के चेहरे पर डाली और फिर यूं ही लापरवाही से हेलो कर आगे बढ़ गई। उसका चेहरा इस एक पल में ही गुस्से की वजह से लाल पड़ गया था। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ कसकर पकड़ा था और झटके से अपनी तरफ खींचा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। कहने लगा, आज तक मुझे किसी लड़की ने ना नहीं किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? मैं तुम्हें मालामाल कर सकता हूँ। मेरी आन के में तुमने ठेस मत पहुँचाओ। फिर चेहरे पर एक घिनौनी सी मुस्कुराहट लेकर बोला, सिर्फ एक रात की ही तो बात है, उसके बाद तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। उसकी यह बात मेरे अंदर तक आग लग गई थी। मैंने झटके से उसका हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, उसे धक्का देकर बोली, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ जैसे तुम समझ रहे हो। खबरदार, जो आगे से मेरे रास्ते में आए, मुझे बुरा कोई नहीं होगा। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आगे मेरी ज़िंदगी में क्या भयानक तूफ़ान आने वाला है। जैसे ही वह इवेंट ख़त्म हुआ, मैं अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाने लगी। मैं अपने घर से कुछ ही दूरी पर ही उतर जाया करती थी, क्योंकि स्टॉप दूर था। क्यों गाड़ी हमारे मोहल्ले तक नहीं जाती थी। जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरकर मैं घर की तरफ जाने लगी तो तभी एक गाड़ी मेरे सामने आकर खड़ी हुई। मैं मारे डर के कुछ कदम पीछे हट गई और सामने रणवीर सेठी
गाड़ी से उतरा, जो मुझे बहुत ही गुस्सैल आँखों से देखता हुआ बोला कि आकर गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मगर मैंने गुस्से से कहा कि यह शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पर आप जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। मैं एक शरीफ और इज्जतदार घराने की लड़की हूँ, खबरदार। जो आगे से मेरे रास्ता रोकने की कोशिश भी की या मुझसे बात करने की कोशिश की। मैं इतना कहकर जैसे मुड़ी तो उसने अगले ही पल मेरे बाजू को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरे शरीर में आग लग चुकी थी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा हाथ लगाने की। मैं उसे पहले से वार्न कर चुकी थी, लेकिन वह नहीं माना और फिर मैंने बगैर सोचे समझे रणवीर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। वह आवाज़ आसपास की दुकान तक भी पहुंच गई। सब हैरानी से यह मंजर देखने लगे। बहुत ही गुस्से भरे शब्दों में बोली, खबरदार जो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। मैं उस दिन रणवीर को बहुत जलील किया था और फिर वहाँ से अपने घर के लिए चली गई। फिर मैंने अपनी मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया था। अगले दिन जब कॉलेज के लिए निकली तो थोड़े डर भी रही थी, कहीं रणबीर दोबारा ना आ जाए। मगर आज वह मुझे कहीं नज़र नहीं आया। कितने ही दिन और फिर हफ्ते गुजर गए, मगर वह लड़का मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैं भी सब कुछ भूल भाल कर अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो चुकी थी, मगर कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह लड़का मुझे यूं बदला ले सकता है। मेरी आंखें सामने खड़े खड़े रणबीर को देख रही थी, जो पैंट की जेब से हाथ डाले, चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए, आंखों में गहरी नफरत लाकर मुझे गौर से सर से लेके पैर तक देख रहा था। मैं सहम कर कुछ कदम पीछे हटी थी। मेरे मुंह से अटकते हुए मुश्किल से ही एक शब्द निकला, तुम। रणबीर 2 कदम मेरे करीब हुआ, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, हाँ मैं। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। आंखों में आए आंसू साफ करते हुए मैंने कहा, आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो तुमने मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला। मेरी आंखों में से आंसू निकलते थे। मेरी इज्जत तार तार हो चुकी थी। तभी वह इंसान हंसता हुआ बोला, घमंड तोड़ना था मुझे तुम्हारा, बहुत गुरूर था ना तुम्हें अपनी इज्जत पर। अब कहाँ है तुम्हारी इज्जत, बताओ कहाँ रह गई ये तुम्हारी इज्जत। जिस इज्जत की खातिर तुमने भरी बाजार में मेरा मुंह पर थप्पड़ मारा था, आज तुम्हारी वही इज्जत तार तार हो चुकी है। मैंने तो तुम्हें कॉल घर बनाकर रख दिया है। रणबीर कमरे में घूमकर मुझे नफरत भरी नज़रों से देख रहा था, मेरा मजाक उड़ा रहा था, जबकि मैं पल पल खुद को मरता हुआ महसूस कर रही थी। उसकी बनावटी अफसोस करते हुए कहा कि काश तुम मेरी बात मान लेते, मेरी दोस्ती स्वीकार कर लेती तो आज तुम्हें सिर्फ मुझे तक ही रहती। लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी और उसका नतीजा यह हुआ कि इन 2 दिनों में तुमने न जाने कितने मर्दों का बिस्तर गर्म कर चुकी हो। रणबीर का यह शब्द सुनकर मुझे धक्का सा लगा था। इन 2 दिनों में न जाने मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मुझे यह सारा मंजर एक फिल्म की तरह चलता हुआ महसूस हुआ था। आखिर मैं इस इंसान को इतना हल्के में कैसे ले सकती थी। उसी पल उसने आगे बढ़ते हुए अपने सख्त हाथों से मेरी गर्दन को दबोच लिया। मेरा सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। फिर एक उंगली के इशारे से पीछे हटे 2 हट्टे कट्टे मर्दों को वहां से जाने को कहा। वह दरवाज़ा बंद करके जा चुके थे, जबकि मैं अपनी रुकती सांसों और मरता हुआ शरीर महसूस करते हुए तड़प रही थी। मैं खुद को उसके हाथ में मजबूत गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर वहाँ बस न चला। मैं दूसरे हाथ से रणबीर के मुंह पर थप्पड़ मारकर उसका मुंह नोचना शुरू कर दिया। इस पर हड़बड़ाकर रणबीर मुझसे दूर हटा। वो गुस्से से बिलबिलाते हुए अपना चेहरा शीशे में देखने लगा। उसके गाल पर मेरे नाखून लगने की वजह से खून निकल रहा था। मैंने मुश्किल से हिम्मत जमा करके वहाँ से भागना चाहा। रणबीर ने मुझे बालों से पकड़कर फर्श पर पटक दिया। दर्द की तेज लहर मेरे शरीर में फैल गई थी। वह बोला, तुम यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी से ही जा रह सकती हो, मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी बाहर निकालना तो जिंदा नहीं बचोगे, और जो हाल तुम्हारा करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर रणवीर मेरे बाजू पर जले हुए जख्म पर अपनी उंगली को दबाना शुरू कर दिया। मेरे गले से एक दिल दहलाने वाली चीख निकली थी। वह मुझे अपनी बेइज्जती का यूं बदला ले रहा था। मैं फर्श पर गिरी दर्द से कराह रही थी। तभी उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसने उस पर एक वीडियो चला कर रख दी। मैंने मुश्किल से आंखें खोलकर जब देखा तो मेरा शरीर हिल गया। वह तो इन 2 दिनों में मेरी बनाई गई वीडियो थी, जिन्हें वह अपने फ़ोन में बन चुका था। जिस
लड़की ने आज तक किसी गैर मर्द के नज़र उठाकर नहीं देखा था, जिसने कभी दुकानदार से पैसे लेते हुए भी अपनी उंगलियां किसी को गैर मर्द को छूने नहीं दी थी, उसको आज यूं बर्बाद कर दिया गया था। मैं बेबसी से रो रही थी, जबकि रणबीर कहे कहे लग रहा था, उसके कहे पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरी ज़िंदगी जितनी भी हो सकता था जिल्लत कर रहा था। मेरी माँ बाप अब तो शायद जीते जी मर चुके होंगे। मैंने उसी पल भगवान से प्रार्थना की कि मैं अपने माँ बाप को अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाऊं। मेरे अंदर आग जल रही थी। इस अमीर बाप के बेटे ने आना के मामला बनाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मगर मैं कमज़ोर थी। उस पल अपने शरीर के हाथों मेरा पूरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। रणबीर ने अपनी शर्ट उतार कर वहीं ज़मीन पर फेंक दी। मेरे करीब वे बोला, आज तुम्हें बताऊंगा जिल्लत और अपमान किसे कहते हैं। आज तक मैं जो तुम्हारे बेहोशी में कर मतलब है तुम्हारे होशो हाथ में करूँगा। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था और मेरे पीछे दीवार की तरफ सरक रही थी। रणबीर टेबल पर रखी बोतल उठा ली और मेरे मुंह में लगा दी। मैं घटाघट पीने लगी। नशे की हालत में वह मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे साथ बेहोशी में जो हो रहा था, लेकिन होशोहवास में मैं अपने साथ कुछ भी करने नहीं दे सकती थी। मैं सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। रणबीर एक सिगरेट जलाया और मुझे अपनी मुंह में लेकर मेरे जले हुए जख्म पर भी जलाने लगा, मगर मेरे मुंह से अब एक भी सिसकी नहीं निकली। उल्टा मैं लंबे सांस लेते हुए मुस्कुराई थी। रणबीर ने वहाँ सिगरेट मेरे जख्म पर धंसना शुरू कर दिया। उसी के साथ उसने शराब की बोतल मुंह से लगाई। मैंने रणबीर को ऊपर से धक्का दिया और शायद कुछ ज़्यादा ही पी चुका था, इसीलिए नशे में हो चुका था। वह दूर जाकर गिरा। उसके हाथ से बोतल छूटकर नीचे गिरी। वह टूटकर चकनाचूर हो गई थी। उसका सर टेबल में लगा, जिससे खून बह रहा था। वह गुस्से के मारे जोर से दहाड़ा था। मैंने उसी पल पास पड़े कांच के टुकड़े को उठाया और रणबीर के पेट पर वार करना शुरू कर दिया। मैं रो रही थी, चीख रही थी और अपनी जिल्लत का बदला ले रही थी। उस जैसे दरिंदे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। तभी कमरे में सिक्योरिटी गार्ड दाखिल हुए। वह मुझे पकड़कर रणबीर से दूर कर चुके थे। मुझ पर बेहोशी सी तैरी होने लगी थी। पूरा फर्श खून से भरा हुआ था। डॉक्टर और पुलिस आ चुकी थी, जबकि मैं कमरे के कोने में बैठी अपने बिखरे बाल संभालती हुई जोर जोर से कहने लग रही थी कि और रणबीर की आखिरी बार देखने लगी। मेरे शरीर पर कपड़ा डालकर वहाँ से एक लेडी पुलिस मुझे बाहर ले गई। मुझ पर बेहोशी सवार होने लगी थी। शायद मुझे उम्र कैद हो जाती या सजाए मौत, मगर मुझे जी कर रहा था कि मैं क्या करना था। मेरे दिल में यह मामला लाल नहीं था कि मैं अपने मुजरिम को सज़ा नहीं दी। मेरा दिल अंदर से बहुत ही सुकून में था। दोस्तों, आप लोग ही बताइए कि रणबीर ने मेरे साथ अपने तरीके से बदला लिया था। क्या यह सही था या फिर मुझे कानून का इंतज़ार करना चाहिए था कि कानून मेरे मुजरिम को सज़ा देता। आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना।